केदारनाथ की सियासी बिसात पर अब दोनों तरफ के चेहरे आपके सामने आ चुके हैं। यह अलग बात है कि हमने 16 अक्टूबर के इस वीडियो में आपको बता दिया था कि कांग्रेस मनोज रावत को आगे कर रही है और बीजेपी आशा नोटियाल पर दाव लगा रही है। अब औपचारिक तौर पर पहले मनोज रावत के नाम का ऐलान कांग्रेस ने किया और शाम होते होते बीजेपी ने भी आशा नोटियाल को मैदान में उतार दिया है। दोस्तों नमस्कार, द जुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जिस अंदाज में मनोज रावत को कांग्रेस ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया या प्रत्याशी के ऐलान में कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ा, क्योंकि बीजेपी अमूमन कैंडिडेट डिक्लेयर करने में, टिकट बांटने में बहुत आगे रहती है, बहुत आक्रामक तरीके से बढ़ती है। चुनाव चाहे कहीं का भी हो, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो। लेकिन जिस अंदाज में गणेश गोदियाल लगातार मनोज रावत के नाम की पैरवी कर रहे थे और इस पर फिर चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, प्रीतम सिंह हो, दूसरे नेताओं का भी सपोर्ट मनोज रावत को मिल रहा था। शुरुआत में करण मारा जरूर चाहते थे कि नए चेहरे को उतारा जाए, चाहे फिर वो कुंवर सजवान जिला अध्यक्ष हो या फिर हरक सिंह रावत जैसे किसी कद्दावर चेहरे को उतार करके चुनाव को और एक तरह से बीजेपी के लिए पेचीदा बनाया जाए। लेकिन लगातार जिस अंदाज में गणेश गोदियाल मनोज रावत की पैरवी कर रहे थे और लगातार ये तर्क भी दिया जा रहा था कि जब मंगलोर में काजी निजामुद्दीन चुनाव लड़ सकते हैं तो केदारनाथ में मनोज रावत को मौका क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। आप जानते हैं मनोज रावत जब मोदी आंधी में 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को उत्तराखंड में सरकार बनी थी, उस दौरान केदारनाथ से चुनाव जीतते हैं। उस चुनाव में बीजेपी के तरफ से शला रानी रावत ने चुनाव लड़ा था, वो बुरी तरह से परास्त हो गई थी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि 2022 के पिछले विधानसभा चुनाव में मनोज रावत करारी शिकस्त खाते हैं और वो तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हीं के नाम पर भरोसा जताया है। और कहीं ना कहीं ये गणेश गोदियाल की अग्नि परीक्षा है, बद्रीनाथ की अग्नि परीक्षा भी गणेश गोदियाल ने पास की थी। क्या केदारनाथ में भी बीजेपी को गणेश गोदियाल मनोज रावत को लेकर के शिकस्त दे सकते हैं? ये गणेश गोदियाल की भी परीक्षा है और कांग्रेस की अग्नि परीक्षा तो है ही है। उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, क्योंकि जिस अंदाज में टिकट को लेकर के जितने सिर फुटबॉल बीजेपी में थी, उससे कहीं ज्यादा चुनौती कांग्रेस में इस बार नहीं थी। बीजेपी में बहुत सारी चुनौतियां थी। शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत जिस अंदाज में एग्रेसिवली टिकट को लेकर के दावेदारी कर रही थी, कुलदीप रावत जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, वो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, नंबर 2 पर रहे थे, वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे। उसके अलावा कर्नल अजय कोटियाल से लेकर के और भी बहुत सारे चेहरे, यानी सिर्फ फुटअव्वल टिकट को लेकर के बीजेपी में ज्यादा थी, कांग्रेस में उसके मुकाबले ज्यादा सिर्फ फुटअव्वल नहीं थी। अब जिस अंदाज में महिला मोर्चा के अध्यक्ष आशा नोटियाल को बीजेपी ने आगे कर दिया है, अब ऐश्वर्या रावत की स्ट्रेटजी क्या रहेगी? क्या वो बीजेपी की मान मनोबल में, राज्य मंत्री या दूसरे किसी प्रलोभन में एडजस्ट उनको किया जाएगा, समायोजित किया जा सकेगा? कुलदीप सिंह रावत को कैसे रोका जाएगा? ये चुनौतियां बीजेपी के सामने रहने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ का चुनाव कोई सामान्य उपचुनाव नहीं है। समझा जाए तो बद्रीनाथ के उपचुनाव से भी ज्यादा पेचीदा चुनाव है बीजेपी के लिए, क्योंकि बद्रीनाथ में तो बीजेपी ने यह कहकर जान बचा ली कि दरअसल सीट कांग्रेस की थी, कांग्रेस से छीनने की रणनीति के तहत राजेंद्र भंडारी को लाया गया था, लेकिन वो दाव चल नहीं पाया, कांग्रेस अपनी सीट बचा ले गई। मंगलोर में बीएसपी की सीट थी, वो बीजेपी ने जीत ली, कांग्रेस ने, बीजेपी ने अपना वोट जो है उस सीट पर कोई वोट शेयर था वो बढ़ा लिया था। लेकिन केदारनाथ बीजेपी की सीट है। दिवंगत विधायक शला रानी रावत बीजेपी के सिंबल पर 2022 में चुनाव जीती थी। इस सीट को बीजेपी को हर हाल में बचाना होगा, क्योंकि जिस तरह से केदारनाथ धाम को लेकर के जो दिल्ली में मंदिर धाम का विवाद हुआ था, चारधाम यात्रा की बद इंतजामी का मसला उठा था, तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी का मसला उठा था, केदारनाथ क्षेत्र में जिस तरह से आपदा के बाद जो हालात बने थे, स्थानीय कारोबारियों की नाराजगी का मसला जो बना था, और भू कानून को लेकर के जिस तरह से बवंडर पूरे प्रदेश में मचा हुआ है, और टिकट घोषित होने से 24 घंटे पहले जिस तरह से मनोज रावत ने तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को लेकर के भू कानून पर त्रिवेंद्र सिंह रावत से लेकर पुष्कर सिंह धामी बीजेपी को, यानी सबको निशाने पर लिया, वो बताता है कि इसी पिच पर कांग्रेस बैटिंग करने वाली है। तो क्या समझ जाए कि बीजेपी करो या मरो की इस लड़ाई में फतेह हासिल कर पाएगी, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की सत्ता संभालने से लेकर के लगातार गुजरे 10 सालों में केदारनाथ पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो क्या बीजेपी
इस साख वाली सीट को बचा पाएगी, क्योंकि केदारनाथ के जरिए बीजेपी ने न सिर्फ उत्तराखंड को साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में हमने देखा था केदारनाथ से देश को साधते रहे हैं। तो क्या इस सीट को जीत करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली नेतृत्व को देना चाहेंगे, क्योंकि ये सीट बहुत कुछ डिसाइड करेगी। सीट की हार जीत से उस अंदाज में सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस जीत जाएगी, उसकी टैली बहुत ज्यादा नहीं होगी, एक नंबर बढ़ेगा, और बीजेपी जीतेगी तो अपने नंबर को, पुराने नंबर को दुरुस्त करेगी। लेकिन राजनीतिक लिहाज से बहुत बड़े मायने केदारनाथ सीट के हैं। यहां की हार जीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नंबर घटाने और बढ़ाने वाली साबित होगी। तो कांग्रेस की जो हार जीत है, अगर उसमें गणेश गोदियाल का कद भी आने वाले समय के लिए 2027 के नजरिए से तय होने वाला है। यानी बेहद दिलचस्प हो गया है चुनाव। कांग्रेस बीजेपी के सूरमा सामने आ गए हैं। अब कुलदीप रावत क्या करते हैं, ऐश्वर्या रावत क्या करती हैं, और जो दूसरे दावेदार कांग्रेस के भीतर थे, हरक सिंह रावत से लेकर कुंवर सजवाण, वो किस अंदाज में मनोज रावत के साथ खड़े होते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। धनुजोड़ा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।